हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस। आज हम साइंस के पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि हमारी साइंस पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। निम्न में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है? आप जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए, मृदा की संरचना को सुधारना। ऑप्शन बी, मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। ऑप्शन सी, बीजों में वृद्धि के लिए पुट्टिका प्रदान करना। ऑप्शन डी, मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन ए, मृदा की संरचना को सुधारना खाद का कार्य नहीं है, तो ये बिल्कुल खाद का कार्य है। मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना ये भी खाद का कार्य है। मृदा में बीजों के लिए वृद्धि के लिए पुट्टिका प्रदान करना ये भी खाद का कार्य है। बट डी ऑप्शन, मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना, ये मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर रहेगा कि इसका ऑप्शन डी। बट जो आयोग है उसने बी माना है कि मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, तो ऐसा नहीं है। सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खाद्य सॉइल को जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सॉइल को खाद्य से मिलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन रॉन्ग है, बट बोर्ड ने इसका ऑप्शन बी राइट माना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है, मतलब कौन सा मानव रोगों का सेट है जो एक विषाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा हमारा पूरा सेट है जो वायरस से होते हैं। क्षय रोग, खसरा, हैजा, पोलियो, ऑप्शन ए। या ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो, चेचक। ऑप्शन सी, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, क्षय रोग। या ऑप्शन डी, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, खसरा, मीजल्स। बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, वायरस से होने वाले जो रोग हैं, तो यहाँ पर हैजा जहाँ जहाँ लिखा है ना वो आपको काट देना है, क्योंकि हैजा वायरस से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। मीजल्स, खसरा ये भी वायरस से होता है। पोलियो ये भी वायरस से होता है। और चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है। तो वायरस का ये हमारा रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर दूंगी जिसमें आपको बैक्टीरिया, वायरस और जो जितने भी रोग हैं, जो फफूंद, कवक वगैरह से जितने रोग होते हैं, उनकी मैं ट्रिक के साथ आपको एक अलग वीडियो बना करके दूंगी, तो आप वो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे के स्तंभ ए और बी में क्रमशः दिए गए हैं। एक सही मिलान का आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कॉलम राइट है। यहाँ पर ए कॉलम दिया गया है कोक, खुशबू इत्र विस्फोटक में प्रयोग होता है। ऑप्शन बी, कोलतार उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। या फिर ऑप्शन सी, कोल गैस सड़कों पर परत बिछाने में या बिटुमिन स्टील का निर्माण करने में। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट ऑप्शन है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो जल्दी से आप इस पूरे चार्ट को मैच कर दीजिए अपनी नोटबुक पे, कौन सा आपके अकॉर्डिंग आंसर बन रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, चलो देख लेते हैं। जो कोक है उसके द्वारा क्या होता है, कोक का निर्माण कब होता है? जब हवा की अनुपस्थिति होती है और कोयले को गर्म करते हैं, तब कोक का निर्माण होता है। तो इसका जो कोक का यूज़ है वो स्टील के निर्माण में होता है। और जो दूसरा है हमारा कोल तार, कोल तार क्या होता है, कोल तार कैसे बनता है? जब कोक को गर्म किया जाता है गैस बनाने के लिए, तो कोयले का कार्बनीकरण करते हैं, उससे हमारा कोल तार तैयार होता है। तो इससे क्या बनता है, इत्र
और विस्फोटक खुशबुओं में हम खुशबू इत्र विस्फोटक के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं? कोल तार का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी जो है कोल गैस, कोल गैस का जो निर्माण है वो कोयले के भंजक की आसवन विधि के द्वारा होता है और इसका उपयोग हम उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। कोल गैस का उपयोग हम कहाँ यूज करते हैं? उद्योगों में ईंधन के रूप में। और जो हमारा बिटुमिनस होता है, इसको सब लोग जानते होंगे कि ये सड़कों पर परत के रूप में बिछाया जाता है, तो ये हमारा बिटुमिनस होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 4, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड, डी का थर्ड। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समुच्चय का सही मिलान निरूपित करता है? यहाँ पर फाइबर और रेसा से क्वेश्चन है। तो ये जो विटामिन्स वाले क्वेश्चन है, फाइबर रेसा वाले क्वेश्चन है, इनको हम क्लास 6-7 एनसीईआरटी में इन टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्लास 6 एनसीईआरटी की फुल प्लेलिस्ट और क्लास 7 एनसीईआरटी की फुल प्लेलिस्ट को देख लीजिए। और इसके साथ साथ क्लास 8 की भी एनसीईआरटी स्टार्ट हो गई है। मेनली आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलेंगे और इसी जो 6 और 7 है वहाँ से आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखने को सीटेट में मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन वहीं उसी बुक से हैं, तो आप वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर पूछा गया है कि उत्पत्ति का भाग कौन सा है, मतलब ये जो रेसे हैं वो किस भाग से उत्पत्ति हुए हैं। जो सन है क्या वो छिलके से उत्पन्न हुआ है? कपास है वो क्या क्रमिकोष से उत्पन्न हुआ है? जो सिल्क है वो क्या फ्लावर से उत्पन्न हुआ है? और जो नारियल का रेसा है वो क्या स्टेम से उत्पन्न हुआ है? तो जल्दी से अपना आंसर टिक कर दीजिए, कौन सा होगा? जल्दी बताइए आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो सन लिखा हुआ है ये स्टेम तना से होता है, मतलब ए का 4 तो केवल बी में है। और जो कपास होती है वो फ्लावर से बनती है। आपको पता होगा कि कॉटन के वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, उससे कपास बनती है। और जो रेशा होता है, जो रेशम होता है, सिल्क होता है, वो क्रमिकोष मतलब जो रेशम का कीड़ा होता है उससे बनता है, क्रमिकोष बोलते हैं उसको। और जो नारियल का रेशा है वो छिलके से बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। तो आपने अब तक आपका कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है और कौन सा राइट हुआ है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक से रिलेटेड। प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। बताइए प्लास्टिक का सही कथन क्या है? ताप सुनम्य बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं। क्या जो ताप होता है उसको बारंबार सांचों में हम ढाल सकते हैं? थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात हो रही है। उष्मा स्थितिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं, ऑप्शन बी। या फिर बैकेलाइट ताप सुनम्य का एक उदाहरण है। थर्मो प्लास्टिक का क्या बैकेलाइट एक उदाहरण है? और इसी के साथ साथ ऑप्शन डी पॉलीथीन और पीवीसी उष्मा स्थितिक प्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे से ऑप्शन पढ़ लीजिए और फिर बताइए कि इनमें से सही कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, मतलब जो थर्मोप्लास्टिक है उसको हम बार बार गर्म करके क्या करते हैं, सांचों में ढाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी है उसको नहीं ऐसा कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग जो होती है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसको बार बार हम नहीं चेंज कर सकते हैं पिघला के। और बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। और ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या होती हैं और ये क्यों चेंज नहीं हो सकती है। तो इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, जिससे कि इससे रिलेटेड अगर हमारे क्वेश्चन एग्जाम में फिर से आता है तो वो हमारा छूटे नहीं। तो पहले बात करेंगे हम प्लास्टिक की। तो जो प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। प्लास्टिक जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग। तो 2 हो गई। आप समझ सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक का तो चेंज हो सकता है, थर्मोसेटिंग नहीं चेंज हो सकती है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक बार जो सेट हो गया वो थर्मोसेटिंग हो गया और वो नहीं चेंज हो सकता है।
तो थर्मोप्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं तो ये मुलायम और ठंडा करने पर क्या होता है, कितनी बार ठंडा और गर्म किया जा सकता है। ठंडा करने पर ये कठोर हो जाता है। तो इसमें ये गुण सदैव मौजूद रहता है कि जब हम इसको कितनी भी बार ठंडा और गर्म कर सकते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं पॉलीस्टाइरिन और पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सारे थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोसेटिंग क्या होता है कि जब हम थर्मोसेटिंग को गर्म करते हैं तो वो मुलायम हो जाता है, परंतु ताप बढ़ने पर वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है और कठोर हो जाता है, और इतना कठोर हो जाता है कि इसे पुनः हम गर्म करने पर मुलायम नहीं बना सकते। आपको इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेकेलाइट और सेकेंड एग्जाम्पल है मेलामाइन। तो आपको प्लास्टिक के बारे में एकदम क्लियर रहना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर अब हमारा आ गया है एक न्यूमेरिकल। तो अब हम इस न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ते हैं। किसी खरगोश की अधिकतम गति 56 किलोमीटर पर आवर है। यदि उसे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह यह दूरी कितने मिनट में तय करेगा। यदि वह जितना तेज दौड़ सकता है तो दौड़े। तो बताइए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 3 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी 2 मिनट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, हमसे क्या पूछा है, गति के बारे में पूछा है। तो अब दूरी का जो एक फार्मूला होता है वो ये होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि हमें यहाँ पर चाल ही निकालनी है। तो चाल हमें यहाँ पर कितनी दी गई है, तो चाल हमें दी गई है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर की जो चाल दी गई है, और हमें जो दूरी दी गई है वो दी गई है 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 56 किलोमीटर पर आवर बराबर 2.5 किलोमीटर अपॉन टी, मतलब टाइम। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर टी को इधर कर लेंगे, वापस से टी को इधर कर लेंगे। टी बराबर हम कर लेंगे 2.5 और जो 56 हमारी दूरी थी वो हो जाएगी, और 2.5 अपॉन 56 को, तो यहाँ पर पॉइंट हटाकर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक बार में जाएगा नहीं, तो फिर से हमें जीरो लगाना है, और हमें क्या करना है, यहाँ पर आएगा 4 आवर। ये किस तरीके से आया है, तो आपको क्या करना है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, वरना कैलकुलेशन करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा देना है। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 560 से 25 को, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 0.44 इंटू 60 मिनट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 2.67 मिनट हो जाएगा, जो कि इक्वल है 3 मिनट के, क्योंकि 2 मिनट से तो ज़्यादा है और 3 मिनट के पास में है, तो 3 मिनट हम इसका आंसर ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिशा बुखार से पीड़ित है। उसकी एक सहेली से उसका तापमापी से देखा और पाया कि वह 101 डिग्री सेंटीग्रेड और दाईं ओर 2 भाग अधिक हैं, तो दो बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग हैं, तो उसका तापमान कितना है, आपको बताना है कि एलिशा का तापमान कितना है। तो आप यहाँ पर देखिए, एलिशा बुखार से पीड़ित है और उसकी सहेली ने बताया कि उसका जो ताप है, तो उसने जो थर्मामीटर से टेम्परेचर को जो मापा है, तो उसने बताया है कि दाईं ओर 2 भाग अधिक है 101 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो कितना है, दो बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग हैं, तो उसका तापमान कितना है, तो चलिए देखते हैं। तो दाईं रेखा से 2 भाग अधिक है, 1 2 3 4 5, दो बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग हैं, मतलब ये दो बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग हैं। तो अगर यहाँ पे 101 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 102 यहाँ पर
102 डिग्री हो जाएगा। और इसके बीच में ये जो छोटी छोटी 5 लाइनें थी, 1 डिग्री प्लस 2 भाग अधिक 2 बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग होते हैं, तो 2 छोटे भागों के बीच में ताप जो होगा वो 2 गुणे 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0.4 से डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसमें जब हम जोड़ देंगे, इसका जो ताप होगा, इसने बोला है कि 2 बड़े भागों के बीच में कितना होगा, 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जब हम इसको वापस से 101 में प्लस कर देंगे 0.4 को, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 101.04 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का सवाल है। लास्ट में मैंने आपको बताया 101.04 डिग्री सेल्सियस इसका लास्ट में आया है, जो कि ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि इसने बोला 2 बड़े भागों के बीच जो ताप होता है वो 2 गुणे 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने तापमापी वाला पूरा चैप्टर पढ़ा है क्लास 6 और 7 में, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा मतलब जो बिजली होती है, तड़ित झंझा बादलों का गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। तो हमको अब बिजली से कैसी सुरक्षा करनी है अपनी, तो ऑप्शन ए है हमारा, तारों वाले फ़ोन से बातचीत करनी चाहिए, ज़मीन पर उकड़ू होकर बैठ जाना चाहिए, या फिर कौन सा नहीं करना चाहिए, मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, या छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें तारों वाले फ़ोन से बातचीत नहीं करनी चाहिए, और यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाकी ये तो सब बचाव के हैं, लेकिन ये बचाव नहीं है हमारा। तो घर के अंदर रहना, स्वयं को तार वाले टेलीफोन के प्रयोग से दूर रखना, शावर का प्रयोग ना करना, खुले स्थानों पर नहीं जाना, विद्युत उपकरणों का प्लग निकाल देना, ये हमारे क्या हैं, तड़ित झंझा से बचाव के उपाय हैं, जिससे कि हम बिजली से सुरक्षित रह सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनमें ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी। ध्वनि तरंगे किसमें गति नहीं कर पाएंगी? ऑप्शन ए लकड़ी के स्केल में, ऑप्शन बी धातु की तार से, ऑप्शन सी कपड़े के धागे से, ऑप्शन डी वैक्यूम निर्वात से। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सबको पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कि जो हवा है वो जो ध्वनि है वो ध्वनि तरंगे निर्वात में गति नहीं कर पाएंगी। निर्वात में ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती। क्यों नहीं गति कर सकती? क्योंकि यह एक यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है? यांत्रिक है। और यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि के जो कि ध्वनि को क्या होता है, माध्यम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है, इसीलिए ये गति नहीं कर सकती है। अच्छा, तो ध्वनि कौन कौन सी चीज़ों में गति कर सकती है? तो ध्वनि ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण हो सकता है, क्योंकि ये माध्यम है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है, और कोई माध्यम भी नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्रक का कार्य नहीं है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा केंद्रक का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना, ऑप्शन बी जीन के रूप में जनक से संतति का अभिलक्षणों को स्थानांतरित करना, एक नियंत्रण केंद्र की तरह कोशिकाओं के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य पदार्थों की गतिविधि करना। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका में केंद्रक का कार्य नहीं है, तो बताइए कौन सा केंद्रक का कार्य नहीं है।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना ये कार्य नहीं है। बाकी जीन के रूप में जनक संतति तक अभिलक्षणों को स्थानांतरित करना ये कार्य है। नियंत्रण केंद्र की तरह कोशिका का क्रियाकलाप करना ये भी कार्य है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के माध्यम से पदार्थों में गतिविधि करना ये भी कार्य है। तो केंद्रक के कौन कौन से कार्य होते हैं? कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना ये केंद्रक का कार्य नहीं है। कोशिकाओं को आकार जो प्रदान करते हैं, सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो क्या करती है? आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करती है। तो केंद्रक के यहाँ पर और कौन कौन से कार्य होते हैं? केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित करता है। और बाकी तो ये जो तीनों लिखे हुए हैं ये भी सारे होते हैं। तो यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बताइए आपका क्या स्कोर रहा, कौन सा क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा बताऊंगी। और कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस और कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।